हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस पीजीटी की, जो अभी वैकेंसीज जारी हुई हैं, जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसकी। सो डिटेल में हम समझेंगे कि ईएमआरएस पीजीटी स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम। इसका पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, इस नोटिफिकेशन में और भी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पढ़ेंगे। सो जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ एक दो दिन से हमारे स्पोर्ट नंबर पे काफी सारे फोन कॉल्स, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम ईएमआरएस पीजीटी इकोनॉमिक्स हमको क्लियर करना है और इकोनॉमिक्स आपसे पढ़कर, ठीक है। सो हमने इसका कोर्स भी लॉन्च कर दिया। एज यू नो, इसका जो फर्स्ट पेपर है वो तो जनरल है, उसमें आपका इकोनॉमिक्स का नहीं है कुछ भी, है ना। उसके बाद जो आपका सेकंड टायर आएगा उसमें हम इकोनॉमिक्स करेंगे। जो भी है इसका कोर्स हमने लॉन्च कर दिया हुआ है। तो हमारी एप्लीकेशन एमएस स्टडी ग्रुप पर भी आप विजिट कर सकते हो। तो पहले हम सारा इसका डिटेल समझ लेते हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं इस एग्जाम को क्लियर करने की वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलिए। देखिए, ये नोटिफिकेशन है। तो मैंने यहाँ पे सारे इम्पॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हाईलाइट कर ली हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो 23 अक्टूबर तक है। ठीक है, 23 अक्टूबर तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन ही होगा जी, वेबसाइट से होगा। ठीक है। और कितनी सीट्स आई हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, सब इस एग्जाम का जो डेट है वो आपको इस वेबसाइट पर NESTS करके वेबसाइट है ईएमआरएस वाली, उस पर आपको ये सारी टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती जाएंगी। आप आगे डेट्स वगैरह के लिए वेबसाइट जो है इसकी वो चेक करते रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम अब वैकेंसीज की बात करें अगर, तो पीजीटी देखिए, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज आई हैं 225, पीजीटी के लिए 1460 आई हैं, टीजीटी के लिए 3962, है ना। तो ये सारी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी खासी वैकेंसीज जो हैं वो आई हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीजीटी की, तो हमने स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, बिकॉज ओवर प्लेटफॉर्म इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स इकोनॉमिक्स एंड वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर इकोनॉमिक्स। तो हम इकोनॉमिक्स की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। टोटल 155 वैकेंसीज जो हैं इकोनॉमिक्स की निकली हैं, जिसमें अनरिजर्व जर्नल कैटेगरी की 65, ईडब्ल्यूएस की 15, ओबीसी की 41, SCQ 23 एंड ST की 11 वैकेंसीज आई हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगर एक सही तरीके से तैयारी की जाए तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आगे हम इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह सारा समझते हैं। काफी चेंजेस हैं एग्जाम पैटर्न में, तो वो समझ। अच्छा, इसके पहले हम इसकी सैलरी देख लीजिए। जैसे ये जो प्रिंसिपल की सैलरी है वो तो आपकी देखिए 78,000 अबाउट से लेकर 2 लाख तक की ईच में जा रही है ना। 2,92,200। एंड जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की सैलरी लेवल 8 के अनुसार है, दैट इज 47,600 से लेकर 1,51,100 तक ये सैलरी है। तो देखिए, आप अच्छा खासा सैलरी का अमाउंट है। स्टार्टिंग सैलरी ही उसने 47,000 दी है, जो कि काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। और अब हम बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की स्कीम की। देखिए, सैलरी अच्छी है, पोस्ट अच्छी है, तो बिजली सी बात है, एग्जाम में कंपटीशन रहेगा। एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी उसको अंडर एस्टिमेट करके मत चलना। एग्जाम का लेवल डिफिकल्ट रहेगा। और बच्चों का ये एक मिथ होता है कि ऐसे वाले जो एग्जाम्स रहते हैं उनका लेवल, जो टीचिंग एग्जाम जो होते हैं ऐसे वाले, उनका लेवल शायद नेट के एग्जाम से कम होता है ना। पर आज की डेट में मैं देखूं अगर, तो स्टेट के जितने भी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स आ रहे हैं, या ये जो ऐसे पीजीटी के एग्जाम्स हो रहे हैं, इनमें भी लेवल अच्छा खासा पूछा जा रहा है ना। तो मतलब एक अच्छा खासे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थिंकिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तक भी पूछे जाते हैं। तो पूरा समझते हैं क्या इसका स्कीम है। देखिए, इसमें इन्होंने क्या कर दिया, इस बार इन्होंने सब्जेक्टिव एग्जाम भी इसका कर दिए। अब क्या होगा, टायर 1 जो रहेगा इसका, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ओएमआर बेस्ड, इनके पेन एंड पेपर मोड से। और जो टायर 2 होगा, दैट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू। तो वो डिस्क्रिप्टिव एंड एमसीक्यूज का कॉम्बिनेशन होगा। कैसे, सारा समझते हैं। तो ये चीज देखिए कि पेन एंड पेपर मोड में आपका एग्जाम रहेगा ओएमआर शीट पे। तो अब इसमें जो देखिए, जो टायर 1 है, यानी कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो क्वालिफाइंग है नेचर में, ये आपको क्वालिफाई करना है।
ऑब्जेक्टिव मोड का। अब देखो ये प्रिंसिपल के लिए हम पीजीटी वाला उसकी तरफ चलते हैं। टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसमें अब जर्नल अवेयरनेस हो गई, 10 क्वेश्चन जर्नल अवेयरनेस के, एक एक नंबर का क्वेश्चन देखो, 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन हैं, नॉलेज ऑफ आईसीटी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के। अब इसमें टीचिंग आ गई, रीजनिंग, आईसीटी, ये चीजें तो आप अगर यूजीसी नेट में कभी तैयारी आपने की तो उसमें पेपर 1 में आपने पढ़े होंगे ये चीजें, है ना, उसमें ये है। फिर डोमेन नॉलेज में आ गया आपका, डोमेन नॉलेज में एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है। फिर एनईपी 2020 से 30 मार्क्स का ये है, टोटल इसका 100 हो गया। इसके बाद आपका एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी इन्होंने रखा हुआ है पार्ट 6 में। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में क्या है, जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल, ध्यान से समझना इस बात को कि क्या उन्होंने पैटर्न कैसे कर दिया है। जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी का ये रहेगा, मतलब जर्नल इंग्लिश भी 10 मार्क्स का रहेगा, जर्नल हिंदी भी 10 मार्क्स का रहेगा। अब ये पार्ट जो है क्वालिफाइंग होगा नेचर में। क्वालिफाइंग का मतलब कि आपको इसमें मिनिमम 40% मार्क्स है। इसमें ऐसा नहीं कि बड़ी मेहनत करने की, बहुत ज्यादा मतलब मेरिट में आना नाम, ऐसा नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें 40% मार्क्स ही आपको चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स है। यानी कि आपको पता है जब टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, क्रिटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग, तो यहाँ ये क्रिटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग है, यानी कि आपको 40% मार्क्स लेने हैं इसमें टुगेदर, ठीक है, इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो मिनिमम 40% मार्क्स दोनों में चाहिए, मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी, जो कि काफी आसान है लेने यहाँ पर, ठीक है। पार्ट 1 टू पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेलुएटेड इफ ही शी फेल्स टू अटेन क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। मतलब आपका वो पहले जर्नल इंग्लिश एंड जर्नल हिंदी का चेक करेंगे, अगर 20 में से इसमें आपके 8 नंबर आ रहे हैं तभी वो आपके बाकी पेपर चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इतने तो आ जाएंगे ज्यादातर कैंडिडेट्स के। तो आगे इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 2020। टेस्ट जो है 2 और 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का टेस्ट, ये आपका पूरा टेस्ट रहेगा, ठीक है। किसी भी पार्ट की इसमें कोई टाइम लिमिट जो है वो नहीं होगी, ठीक है। ये आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अब ज्यादातर केसेस में जो अब तक मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं ना उसमें प्रीलिमिनरी के टायर 1 में भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, पर इसमें ऐसा हो गया कि टायर 1 में भी इसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चंस उन्होंने रखे नहीं है, उन्होंने सारे जर्नल पेपर दे दिया इसके टायर 1 में। जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है वो आपके सेकंड टायर में है। देखो कैसे कहता है कि इसको क्वालिफाई करोगे तभी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे आपकी। सो टायर 2 में उन्हीं कैंडिडेट्स का ये होगा जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे टायर 1 में। तो इसमें अब सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा। देखो इसका सारा अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस सारा वेबसाइट पर अपलोडेड है, मैं आपको भी दिखाती हूँ वो सिलेबस भी, ठीक है। इसमें भी अब ये है कि इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। 40 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 15 आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। टोटल मार्क्स हर एक नंबर का एक क्वेश्चन 40 हो गए ऑब्जेक्टिव के, डिस्क्रिप्टिव के 60 मार्क्स टोटल है, 15 क्वेश्चन होंगे। ये 3 घंटे का आपका टेस्ट होगा, ठीक है जी। तो मैरिड लिस्ट फॉर, जो इसकी मैरिड लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, दैट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर 2, क्योंकि टायर 1 तो क्वालिफाइंग नेचर का था, तो टायर 2 के आधार पर जो है मैरिड लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। ये सारा इसका आपका स्ट्रक्चर है। आगे इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ने वाला, मैं उसकी तरफ ले चलती हूँ। हाँ, अब ये देखो ये मार्किंग स्कीम्स का उसने जिक्र किया है। 1 मार्क जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी अगर इनकरेक्ट आंसर लगाओगे 1/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। अगर नहीं आता तो छोड़ दो, इससे अच्छा है ना। अनआंसर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो विल नॉट बी गिवन एनी, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। अगर गलत कराओगे तो फिर मार्क्स से डिडक्ट हो जाएंगे, ये चीज है इसमें। तो ये देखिए, ये वेबसाइट जो है ना इसको आप टाइम टू टाइम विजिट करते रहेंगे, सारी आगे की जानकारी, डेट वगैरह सब चीजें आपको इसी वेबसाइट पर मिलेंगी, ये उसने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। हाँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा मैं अपनी स्ट्रैटेजी वाली क्लासेस में भी बोलती हूँ कि जब भी आप सॉल्व करते हैं चीज़ों को तो रफ वर्क जो है, रफ शीट जो है उसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें, उसको स्किप मत किया करें। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप दिमाग से सोचते हो तो आंसर तक अप्रोच नहीं कर पाते, जब आप पेन एंड पेपर से उसको देखते हो करके तो अप्रोच कर पाते हो आंसर तक। तो वो उन्होंने साफ मेंशन किया कि जितना भी आपका रफ वर्क होगा वो आपको एक टेस्ट बुकलेट में स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, वहीं पर आपको वो रफ वर्क जो है करना है, उसके लिए सेपरेट शीट जो है वो नहीं होगी कोई, तो दी जाएगी जो उसी से करना है। अब क्वालिफिकेशंस यहाँ पे हैं, देखो क्वालिफिकेशंस में पीजीटी के लिए उसने कहा है कि 40 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, पर फिर भी इसकी नोटिफिकेशन के आप एंड में पढ़ोगे ना तो एससी एसटी ओबीसी के लिए कुछ एज रिलैक्सेशंस दी गई हैं। फिर देखो बीएड होनी चाहिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ, कहते हैं जहाँ तो आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो, है ना,
फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंटीग्रेटेड की मतलब बीएड कंपोनेंट भी उसमें होना है। एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो अगेंस्ट एवरी पोस्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग, तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स हो मतलब पीजी एंड बीएड का। फिर या फिर ऐसा भी कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कम 50% मार्क्स, और साथ में आपका बीएड डिग्री भी होना चाहिए एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है ना। तो इस तरह का ये आपका क्राइटेरिया, ये देखिए अगर हम स्पेसिफिक पीजीटी इकोनॉमिक्स पढ़ें तो आपका मास्टर्स बीएड जो भी है वो इकोनॉमिक्स में होगा, ठीक है। या और एनी स्पेशलाइजेशन इन इकोनॉमिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड इकोनॉमिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल में भी कह रहा है वो इकोनॉमिक्स यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसमें इम्पोर्टेंट यही था, बाकी तो इसमें इम्पोर्टेंट बाकी ये एज रिलैक्सेशन वगैरह आप खुद ही पढ़ सकते हैं, किसके लिए कितनी एज रिलैक्सेशन है, ये देखो। शेड्यूल्ड कास्ट 5 इयर्स का है, अदर बैकवर्ड क्लास 3 इयर्स का है, 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस है जिनकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट, है ना। इस सेम या लाइड मतलब इससे जुड़े हुए कैटेगरीज में तो उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। फिर यहाँ पे एक चीज देखिए, वुमेन, सभी कैटेगरी की वुमेन को हर बार रिलैक्सेशन मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में। सो वुमेन ऑल कैटेगरी अगर वो पीजीटी एंड टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हैं तो उनके लिए 10 साल की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है जी। अब मैं आपको इसके सिलेबस की तरफ लेके चलती हूँ। तो ये देखिए, ये है सिलेबस। सबसे पहले हम इसके सिलेबस में ये जो टायर 1 का है इसको डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में इन्होंने लिखा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है। अभी देखो भाई, आपको तो पता है कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जिसको हम कहीं पे लिमिट नहीं कर सकते। हम नहीं बोल सकते कि भाई इतना पढ़ लो तो हो गया। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये ऐसी चीजें, एवरीथिंग अंडर सन, कुछ भी, है ना। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा हम इसको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ना इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो पार्ट 1 में तो ये है कि इसमें जैसे कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है ना, कोई जीके या करंट अफेयर्स का ऐसा डेडिकेटेड होता, तो हम इसके जितने ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो पार्ट 1 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस पर जोर देना होगा। हम भी अपने कोर्स में पार्ट 1 के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस पर ही ज़्यादा जोर देंगे, जीके एंड करंट अफेयर से एमसीक्यू प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो उसके बाद बाकी इसके कुछ भी, अगर हमको कोई भी पीजीटी जैसे केवीएस या डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के भी कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली भी हम ये चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। फिर पार्ट 2 में आ गया आपका रीजनिंग एबिलिटी। ये मोस्टली जो हमारा यूजीसी नेट में आप पेपर 1 पढ़ते हो उसी का है ये ज़्यादातर पोर्शन आपका सारा। पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा सफिशिएंसी, वर्बल रीजनिंग होगी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन, रीजन, वेन डायग्राम। आईसीटी भी सारा जो नेट का पेपर 1 होता है वही है तकरीबन। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रीवेशंस, नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी यूनिट आपका, जिस बच्चे ने यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी की, एग्जाम क्लियर किया, उसके लिए चीज़ ईजी हो जाएगी काफ़ी, है ना। नेचर करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, इवेल्युएशन सिस्टम्स। पेपर 1 की मेरी एक बुक भी है, आप सर्च करोगे या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखोगे ना आपको मिल जाएगी। उसमें ये सारा टीचिंग एप्टीट्यूड आईसीटी के एक शॉर्ट नोट्स फॉर्म में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। सो फिर ये आपका डोमेन नॉलेज हो गया। फिर लैंग्वेज कंपिटेंसी में उन्होंने जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी का भी कुछ चीज़ें दी हुई है, तो काफ़ी क्वालिफाइंग है नेचर में इसका पार्ट 6। फिर आगे हम देखते हैं इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो स्पेसिफिकली हमको देखना है, ठीक है। अब देखो, इसका तो आप तब करोगे भाई तैयारी शुरू जब आपका पेपर 1 जो है टायर 1 में अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तभी हम इसका स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपका मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करी है उसने। स्टैटिस्टिक्स का सारा मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। हमने ना पीजीटी इकोनॉमिक्स का कोर्स ईएमआरएस का ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल था, ठीक है, क्योंकि पहले इन्होंने ऐसा कुछ अलग अलग नहीं ना दिया हुआ था। तो इकोनॉमिक्स वाला कोर्स ही हमने सारा कुछ ईएमआरएस के लिए करवाया था। मीनिंग, स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन हमने सारा करवाया हुआ है इसमें।
EMRS PGT इकोनॉमिक्स के कोर्स में, पर क्योंकि अभी सारा सिस्टम बदल गया, उसने सारा टायर 1 में आपका वो दे दिया, जर्नल पेपर दे दिया, तो हम जर्नल पेपर की फिर अलग से उसमें क्लासेस ऐड करेंगे और कोर्स को उसको रीलॉन्च करेंगे। ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन तो ऑलरेडी उसमें हमने सारा करवाया हुआ था आपका EMRS का, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सारा देखो, ये इकोनॉमिक्स वाला जो पोर्शन है ना, इसमें ये है कि आप चाहे KVS PGT की तैयारी कर रहे हो, DSSS PGT की तैयारी कर रहे हो, है ना, आप सबके लिए ये चीज हो सकते हैं। कई बच्चे होते हैं ना साइमल्टेनियसली KVS की भी तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए भी हमारा ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको ये इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन तो वैसे ही कोर्स लेते सारी इसमें सारा मिल जाएगा, है ना। तो ये उनके लिए सेम यही ऐसा ही सिलेबस होता है DSSS भी KVS वालों का, क्वेश्चंस भी सेम लेवल के ही आते हैं इन PGT में। तो द कोर्स विल बी हेल्पफुल, विल आल्सो KVS PGT, DSSS PGT, EMRS PGT, तीनों के लिए हेल्पफुल आपका रहने वाला ये इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। फिर कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटेशन हो गया, फिर ये स्टैटिस्टिकल टूल्स आ गए, सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन, डेक्स नंबर, है ना। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन, मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम सारा, प्रोड्यूसर बिहेवियर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम, रिलेटेड एग्रीगेट्स, है ना। ये यहाँ से शुरू अगर मैं करूँ ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, तो ये सारा आपका नेट इकोनॉमिक्स वाला ही है, यहाँ से नीचे, यहाँ से नीचे ये सारा यहाँ तक, मनी बैंकिंग, डिटर्मिनेशन इनकम, गवर्नमेंट बजट, यहाँ तक सारा वही है ना। जो बच्चे कई साइमल्टेनियसली नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें ऐसे हेल्प मिल जाएगी, कि ये वाला सारा पोर्शन वही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से लेकर ये मनी बैंकिंग, डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ यहाँ तक वही है सारा, ठीक है। फिर इसमें ये चीज़ देखो एक्स्ट्रा उन्होंने जोड़ी है, ये आपको NCERT की बुक्स में से ये है चीज़, ये ना NCERT की इकोनॉमिक्स की बुक्स है ना, जो उसमें आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया। फिर इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ जो हो गई आपकी, फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंडियन इकोनॉमी के करंट चैलेंजेस जो हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इंडिया का, कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, ये चीज़ें। ठीक है जी, सो होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा ये समझा देती हूँ कि जो हमारा ये कोर्स रहेगा उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो समझ लीजिए। वैसे आप एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हैं। देखो, हम स्पेशली स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही ये कोर्स लेके आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स EMRS PGT की। तो ध्यान से देखो, इसमें हम पहले तो आपका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है ना, आपका टायर 1 है, ठीक है, जो जर्नल पेपर है वो करेंगे, ठीक है, वो करेंगे। तो कुछ मतलब मिक्स होगा, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी, कुछ लाइव होंगी। डाउट क्लियरिंग के लिए आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर की आप क्लासेस देखते हो, तो कुछ भी उसमें ऐसा डाउट वगैरह आपको मिलता है, आता है, तो आप व्हाट्सएप करके अपनी क्वेरी जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि हम अगर आपको रिकॉर्डेड कुछ दे रहे हैं वीडियो लेक्चर्स, तो उसमें बस डाल दिया तो काम खत्म। पूरा उसमें आपको सपोर्ट मिलती है कि अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देख के कोई प्रॉब्लम या कुछ रहता है, तो आप इस व्हाट्सएप पर अपना बातचीत करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपका जो ये वाला जो जर्नल, इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, इसमें हम सिलेबस तो आपका जो जर्नल वाला है वो तो करेंगे ही, साथ में हम इसके MCQs प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि करंट अफेयर्स वाला पोर्शन ऐसा है कि उसमें जितना हो सके MCQ प्रैक्टिस पर हमको जोर देना है ना। तो उसका हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे KVS EMRS के या मिलेंगे, DSSS के, है ना, जर्नल पेपर के, वो हम करेंगे, ताकि हमको पता चले किस लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो आपका टायर 1 जब हो जाएगा, है ना, वो तो मैंने आपको बताया कि टायर 2 का जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, इकोनॉमिक्स है ना, वो तो आपको सारा मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले से ही EMRS PGT इकोनॉमिक्स का लॉन्च किया हुआ था कोर्स। सो इकोनॉमिक्स वाला टायर 2 का सारा पोर्शन इसमें आपको मिलेगा। देखिए, अब वो जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पहले ये एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पर्पज से है। पर हमको क्योंकि सब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है, किसी भी एस्पेक्ट को हमको छोड़ना थोड़ी ना, तो आपके सब्जेक्टिव की पर्पस के लिए हम इकोनॉमिक्स के इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे, मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। मॉडल आंसर्स इन द सेंस कि जितना आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस होगा, इस तरह के मॉडल आंसर्स की, उनसे आपका सारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर हो जाए, है ना। आपको राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट तो आपके जो क्लासेस हम लेंगे, इकोनॉमिक्स की क्लासेस होंगी, कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट तो आपके उससे
ही कवर हो जाएंगे। सब्जेक्टिव में अब होता है कि लिखने की प्रैक्टिस, उसके लिए हम आपको मॉडल आंसर देंगे, ठीक है। तो ये मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे टायर 1 के बाद, जान के जब आपका टायर 1 का एग्जाम हो जाएगा, है ना, उसके बाद, ठीक है। ये मेरा सारा स्ट्रैटेजी है जो मैंने अभी तक प्लानिंग की है इस एग्जाम को लेकर। नंबर ऑफ क्वेरीज जब बच्चों की आने लगी